पड़ेगा। आवाज बताना, आवाज आ रही है? आवाज बताना जल्दी से, आवाज आ रही है? कल कहां तक पढ़ा था ये और बता दो। कल कहां तक पढ़ा था ये और बता दो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्लांट्स पढ़ना था। अरे पॉल्यूशन तो खत्म कर ले, प्लांट्स तब तो पढ़ेगा। चलिए ठीक है, तो दीज आर द वेरियस वेरियस पॉल्यूटेंट। ठीक है, थोड़ी सी शॉर्ट में ओजोन की बात कर लो। आप सभी को पता है ओजोन छिद्र का मतलब ओजोन कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। ठीक है, धीरे धीरे इस ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे कुछ पदार्थ जिनको हम बोलते हैं ओडीएस, ओजोन क्षयकारी पदार्थ। इसमें कई सारे पदार्थ होते जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सीएफसी जो कि परिवार है कई सारी गैसों का, जिसमें फ्रियोन 9, 10, 11, 12 बहुत सारी आती है, बट मेन जो है वो आपकी कौन सी है? 12। फिर परफ्लोरोकार्बन का, पीएफसीज का, SF6, CCl4, हेलोन इत्यादि। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है? ओनली वॉइस आ रही है, दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अबे रिफ्रेश करे, मतलब एग्जिट करके एंट्री करे। ठीक है, तो ओजोन होल, ओजोन छिद्र आपकी, ठीक है, कहां पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। इस ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को हम बोलते हैं ओजोन क्षयकारी पदार्थ। ठीक है, ओनली वॉइस है, रिफ्रेश करो या फिर एग्जिट करके एंट्री करो वापस, जिनको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ है ये। ओजोन क्षयकारी पदार्थ बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे यौगिक होते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन परिवार है किसका? फ्रियोन 9, 10, 11, 12। इनमें से मुख्यतः आपका जो नुकसान दे रहा है वो दे रहा 12, यही एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में डला हुआ है। परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, ये आपके सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है? ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। क्लियर है? क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, ओजोन दो प्रकार की होती है। ओजोन दो प्रकार की होती है, एक होती है अच्छी ओजोन, गुड, एक होती है बुरी ओजोन, बैड। अच्छी, बुरी। ठीक है, अच्छी ओजोन जो है वो आपको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे रही है स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में, तो इसको हम समताप मंडलीय ओजोन बोलते।
मंडलीय। बुरी ओजोन जो है वो प्रदूषक के रूप में काम करती है। ये आपके शोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है, तो इसे हम शोभ मंडलीय ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो शोभ मंडलीय ओजोन कहते हैं। क्लियर है? सबको पढ़ना है बेटा चंदन, जनरल पेपर सबका है। शोभ मंडलीय ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह की ओजोन होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी वाली स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से बचा रही है। ठीक है, और आपका बुरी जो ओजोन है वो शोभ मंडलीय ओजोन है, जो कि आपका प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब ये जो ओजोन होल है ये 1985 में, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका आपका किस गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। ठीक है, किस किसने देखा? 3 वैज्ञानिक थे। ठीक है, फरमान, गार्डिनर और शैकलिन। ठीक है, मतलब फरमान नहीं है, बोल सकते हो याद रखने के लिए, वैसे फरमैन है। फरमैन, गार्डिनर, शैकलिन। याद रखने के लिए, फरमान ने गार्डन में जाके शंख बजाया। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने 1985 में अंटार्कटिका में, ठीक है, ओजोन होल रिपोर्ट किया। कैसे देखा? ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसी दूरबीन लगा के छेद तो दिखेगा नहीं, ऊपर आसमान में है ना। मॉनिटरिंग करी थी, ठीक है, ग्लोबल उस पर सैटेलाइट पे। ठीक है, तो सैटेलाइट में मॉनिटरिंग में आई थी, और आपका जो लेयर थी वहां पे स्पेस आ रहा था, जो येलो येलो आना चाहिए वो ना आके एक ब्लू ब्लू जोन दिख रहा था। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? ओजोन होल, ओजोन छिद्र। सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट होल, सबसे बड़ा छिद्र 2006 में रिपोर्ट किया अंटार्कटिका के ऊपर। सर मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा, प्लीज अपनी है, अपनी क्या, शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, ये लिखा दिखा आ रहा है। बेटा फॉर्म जब भरो रात में भरा करो, सर्वर उस टाइम लोड कम होता है, तो सारी चीजें आ जाएगी। अपनी शैक्षिक योग्यता डाले उसमें। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, कि दो तरह की ओजोन होती है, अच्छी बुरी। अच्छी वाली स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है, बुरी वाली ट्रोपोस्फेयर में रहती है। 1985 में अंटार्कटिका में ओजोन होल देखा गया। फरमान, गार्डिनर और शैकलिन, आपका इन तीनों वैज्ञानिकों ने देखा, और सबसे बड़ा ओजोन होल आपका 2006 में देखा गया था। सुबह से ट्राई कर रही है, अभी सर्वर बिजी होगा, कैसे भर जाएगा? सबसे ज्यादा लोड है अभी सर्वर पे। ठीक है, या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे ट्राई किया करो जब सारे कैफेज बंद होते, या फिर रात में 10 बजे के बाद ट्राई किया करो जब सारे कैफे बंद हो जाते। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सिंगेस, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, ये हो। ओजोन होल को मापने की इकाई डॉप्सन इकाई होती है। ठीक है, ओजोन छिद्र डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ठीक है, और इसको हम कैपिटल डी और कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी बी नहीं, डी यू। कैपिटल डी कैपिटल यू से करते हैं। क्लियर है?
कितनी स्लाइड हो गई है बेटा? तीसरी स्लाइड है ये। अरे डी भी नहीं होता, डीयू होता है, डीयू। ठीक है, अब एक चीज पूछी जाती है आजकल, एक कंपाउंड है जिसको हम ओजोन फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक है, ओजोन मैत्री यौगिक। आपसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इनमें से ओजोन मैत्री कौन सा है? ठीक है, ए बी सी डी, एच एफ सीज, सी एफ सीज, पी एफ सीज, एस एफ सिक्स। ठीक है, तो कौन सा आपका ओजोन मैत्री है? ठीक है, तो इनमें से ओजोन फ्रेंडली कंपाउंड, ओजोन मैत्री यौगिक कौन सा है? 12 जुलाई की पीडीएफ में पेडागोजी लगा हुआ है, चेक करवाता हूं दीपिका सिंह। चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, एच एफ सी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये आपके ओजोन मैत्री होते हैं, इसलिए आने वाले टाइम में एसी वगैरह में आपका सीएफसीज हटा के ये यूज करी जाने की चर्चा हो रही है, और यूज करने भी लगे। बट इनके साथ दिक्कत ये है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करते हैं, ओजोन को नुकसान नहीं दे रहे पर पर्यावरण को नुकसान दे रहे। चलिए, तो दैट इज आपका पॉल्यूशन। नेक्स्ट थिंग इज वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। अरे हाय छमक छल्लो, काय गायब हो रही हो? मैं मार दूंगा, फोड़ पाड़ दूंगा इसे। ठीक है, जल प्रदूषण। ठीक है, अब देखो जल्दी से, आज ऑप्शन बदल गया सर। ठीक है, जल्दी से पहले इन चारों के फुल फॉर्म लिख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, फिर मैं इनका कंसेप्ट समझा देता हूं। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक ऑक्सीजन खपत। डीओ का फुल फॉर्म होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, घुलित ऑक्सीजन। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व्ड सोल्यूट। कुल घुलनशील विलय, विलय विलय विलय। और सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। रासायनिक ऑक्सीजन खपत। ठीक है, तो ये चार चीज है। कितनी स्लाइड हो गई है सर? बेटा ये चौथी स्लाइड है, वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट किया है जस्ट। ये चार चीज है जो कि वाटर पॉल्यूशन के लिए देखी जाती है। ठीक है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीओ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, टीडीएस टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, हर चीज का डब्ल्यूएचओ ने अपना अपना एक मानक दिया हुआ है कि इसका इतना मानक होना चाहिए, इसका इतना मानक होना चाहिए। इसका होता है 1 से 2 मिलीग्राम, नहीं लिखना, याद भी नहीं रखना, जस्ट बता दे रहा हूं, 1 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, इसका रहता है 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, इसका रहता है 300 से 400 मिलीग्राम प्रति लीटर, इसका रहता है 1500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम। ठीक है, तो ये मानक है जो कि डब्ल्यूएचओ द्वारा डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब देखो पीएच मान है, पीएच मान काय का पीएच मान है, डट जा पहले, एक एक चीज समझ रहे, एक एक चीज समझ रहे। ठीक है, सपोज करो मेरे को एक खबर मिली, ठीक है, कि एक फलानी जगह का बच्चा है, वो सॉरी फलाना एरिया है, फलाना एरिया, वहां पे लोगों को में हैजा ही हैजा फैल रहा है। आपको ये पता है हैजा कैसा है? जल जनित रोग है, पता है ना सभी को कि नहीं पता है?
ठीक है, या फिर आपको एक खबर मिली, ठीक है, कि एक फलानी जगह है वहां पे टाइफाइड ही टाइफाइड फैल रहा है, ठीक है, तो अपन पहुंचे, अपने पास रिपोर्ट आई ऐसी ऐसी, अपन से बोला किसी ने जाओ जरा पता करके आओ, अपन गए उस जगह पे, टेस्ट ट्यूब ले गए, सैंपल कलेक्ट करके लाए पानी का, 5 दिन के लिए इसे छोड़ दिया। अब 5 दिन बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा WHO का स्टैंडर्ड है, कितना बताया था, 1 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर, ठीक है, वो चेक करूंगा कि इसकी रीडिंग जो मैं सैंपल से लगा रहा हूं इतनी आ रही है कि नहीं। अब हुआ क्या कि रीडिंग आ रही थी मेरी कितनी, 8 मिलीग्राम, 9 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम। तो इसने ये दर्शाया कि इस पानी के भीतर में जो मैं कलेक्ट करके लाया हूं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा है, जो इस पानी के अंदर उपस्थित कार्बनिक तत्वों के तोड़ रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तभी तो आप पढ़ते हो जैविकीय अपघटक, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, इस पानी के अंदर उपस्थित कार्बनिक तत्वों को तोड़ रहे हैं। अब कार्बनिक तत्व तोड़ रहा है तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम ऑक्सीजन जरूरी है सनम। तो हम भी तो जीवित लोग हैं, भले ही दिखते नहीं है तो क्या हुआ, हमको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे पानी की क्या यूज करने लगता है, ऑक्सीजन यूज करने लगता है। जितनी ज्यादा रीडिंग, जितनी ज्यादा रीडिंग उतना ज्यादा क्या होगा, जीवाणु कंटेंट होगा। मतलब इस पानी को पीऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। तो अगर आपको कोई ये क्वेश्चन करे कि एक जगह पे बीओडी की मात्रा जो मानक मात्रा है उससे ज्यादा आ रही है, तो इससे आप क्या पता लगा सकते हो। अरे शकील बेटा, जरूरी थोड़ी है ऐसा ही होगा। बीमार होने की मात्रा नहीं, ये पानी पीने लायक नहीं है, ये पता लगा सकते हो। अब क्या हैजा वाला है, टाइफाइड वाला है, वो उसके अलग टेस्ट होते, ठीक है। हाँ, पॉल्यूटेड वाटर है, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही डीओ की एक मात्रा दी होगी, ठीक है, डीओ का एक मानक दिया है। डीओ क्या होता है कि हमारे पानी के अंदर ऑक्सीजन है, उतना तो चाहिए ही चाहिए भाई रहने के लिए, हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर में है तो पानी में भी है, ठीक है। अब अगर वो ऑक्सीजन कम हो गई है तो वो पानी पीने लायक नहीं है, तो वो डीओ है। टीडीएस, हम सब कैसा पानी पीते, मिनरलाइज वाटर, ठीक है, आपने देखा होगा बिस्लरी मिनरल वाटर। तो एक स्टैंडर्ड दे रखा है WHO ने कि इतना मिनरल कंटेंट होना चाहिए, अगर उससे कम है उससे ज्यादा है तो पीने के लिए युक्त नहीं है। सीओडी, ठीक है, सीओडी बेसिकली कुछ केमिकल्स है। मतलब मेरे को पता लगा इस जगह पे जो बच्चे हैं, इस जगह पे जो बच्चे हैं वो आपका नीले नीले पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब ये नीला नीला कोई सूक्ष्म जीव नहीं कर सकता, ये कोई ना कोई केमिकल होगा, ठीक है। तो पानी के अंदर उस जगह पर केमिकल की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है जो कि वाटर के पोल्यूशन के लिए लगाए जाते हैं। क्लियर है। एलियन नहीं। अबे जैतपुरा, कुछ भी, एलियन। क्लियर है, चलो ना। अब एक टर्म समझ लो, पूरा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा इसे, बहुत फालतू की डेफिनेशन है, बट टर्म समझ लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। सर जी अब आगे क्लास नहीं होगी, किसने बोला। टीडीएस ज्यादा होगा तो भी पानी पीने लायक नहीं होगा, ठीक है। टीडीएस कम होगा तो आपकी बॉडी मिनरल डेफिसिट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आजकल जो डॉक्टर है, जो प्यूरिफायर्स आते हैं, ये आरओ फारो वगैरह, इनको कम यूज करने को बोलते। शुरुआत में खूब यूज करने को बोला, शुरुआत में इन्हीं डॉक्टरों ने बिचवाया, अब बोलते कि ये मत पिया, नहीं नहीं। ठीक है, अब एक टर्म समझो, यूट्रोफिकेशन। अब देखो, ये एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है, और ये कैसी वाटर बॉडी है, लैंटिक,
स्थाई। ये एक जल निकाय है जो कि कैसा है, स्थाई, जो कहीं हिल डुल नहीं सकता। ठीक है सर, एक ही क्लास दिख रही है, अरे बढ़ जाएगी, काय टेंशन ले रही है। ठीक है हाँ, तो मैं क्या था, अब ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे मैं खड़ा, ठीक है, मैं कहूँ वाह क्या नजारा है, और यहां से मेरे को जोर का प्रेशर भी आया, मैंने दलदला दिया यहां से, तो एक तो अपना मिनरल कंटेंट, एक इस पहाड़ का मिनरल कंटेंट, एक बारिश हो रही थी क्योंकि किसी का यार हंस रहा था, तो बह बह के ये जो पानी है ये कईयों सारे मिनरल लेके पहुंच गया किसके अंदर, इस जल निकाय में। ठीक है, इस जल निकाय में। ठीक है, अब इस जल निकाय में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो गया। ठीक है, क्या हुआ इस जल निकाय में, पहली चीज तो हुई न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ठीक है, पोषक तत्व की बढ़ोतरी हो गई, और ये पोषक तत्व जो थे ये कौन कौन से थे, ठीक है, नाइट्रेट और फॉस्फेट। कौन से, बेसिकली दो मिनरल्स बढ़े, एक तो नाइट्रेट बढ़ गया और एक फॉस्फेट बढ़ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अनुपमा झा छी, बक छी, बताया तुम्हें अभी, देंगे दो छी, आई बड़ी छी करने वाली। इतना क्लियर हुआ पहले। ठीक है, तो एक प्लेस थी, ठीक है, माउंटेन था या फिर रोड थी, ठीक है, या फिर एक एग्रीकल्चरल लैंड थी जहां पे आपके पेस्टिसाइड वगैरह छूटे गए थे, ठीक है, या फिर जानवर वगैरह घूम रहे थे, तो हुआ क्या, बारिश वारिश हुई, वो बारिश का पानी बहता हुआ पहाड़ों से, ठीक है, ऊंचे इलाकों से बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ, ठीक है, कईयों सारे न्यूट्रिएंट्स जिनमें स्पेशली कौन से, नाइट्रेट और फॉस्फेट, ये स्थायी जल निकायों में बढ़ा देता है। अब इस नाइट्रेट इस फॉस्फेट की, इस नाइट्रेट और इस फॉस्फेट की मात्रा के बढ़ जाने के कारण इसको भापती है वहां पे उपस्थित शैवाल, और ये शैवाल क्या करने लगती है, इस पूरे जल निकाय के ऊपर ऐसे एक मोटी चादर बना लेती है। आपने कईयों जल निकाय देखे होंगे जिनके ऊपर ऐसी एक शैवाल की मोटी चादर बन गई, बट नदियों में नहीं बन पाती, क्यों, क्योंकि नदियां बहती रहती है, तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये जो मोटी चादर बन गई है शैवाल की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इससे क्या हुआ, एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आया। गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं लगते, अभी बताते। ठीक है, इससे क्या हुआ, शैवाल प्रस्फुटन हुआ। ठीक है, अब इस शैवाल के प्रस्फुटन होने से, ठीक है, इस शैवाल की मात्रा बढ़ने से ऊपर में जहां पे एक चाचा बैठे हुए थे, ठीक है, ऊपर में एक चाचा बैठे हुए थे जिसको हम बोलते हैं क्या, सूरज चाचा, इनकी जो रेस थी वो इस मोटी चादर को क्रॉस नहीं कर पाई। मोटी चादर को क्रॉस नहीं कर पाई तो क्या हुआ, जो पौधे आपके यहां नीचे में लगे रहते थे इसकी तली पे, उनको सनलाइट नहीं मिल पाई। ठीक है, जो पौधे आपका नीचे जो तली में लगे रहते थे उनको सनलाइट नहीं मिल पाई, उनको सनलाइट नहीं पड़ पाई, पौधे मरने लगे। ठीक है, पौधे मरने लगे तो इन पौधे के ऊपर जो छोटी मछलियां डिपेंडेंट थी वो मरने लगी, छोटी मछलियों पे जो बड़ी मछलियां डिपेंडेंट थी वो मरने लगी, बड़ी मछलियों पे जो आपके मगरमच्छ डिपेंडेंट थे वो मरने लगे, धीरे 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 सब मरने लगे। तो इससे क्या हुआ, तीसरी चीज, इससे हुआ क्या, वाटर इकोसिस्टम का
डिस्ट्रक्शन हो गया, विनाश हो गया, ठीक है, जल पारितंत्र का विनाश हुआ। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, यूट्रोफिकेशन, मतलब खुद का तो पोषण हुआ। एल्गीज को क्या मिला, एक तो ये मिला खाने को, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये इनके लिए क्या है, मिनरल्स है, ठीक है, और एक सनलाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस कर रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो खुद का तो पोषण हुआ, बट खुद के पोषण से पूरा जल तंत्र क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो इसी को बोला जाता है सुसपोषण। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि एल्गल ब्लूम किस कारण से होता है। क्लियर है? सर इस जलीय जीव को सांस लेने में दिक्कत होती है, किस जलीय जीव को सांस में लेने में दिक्कत होती है? फिश को काय को सांस लेने में दिक्कत होती है, फिश तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ले रही है पानी से। फिर से सिंपल सी डेफिनेशन है, अ प्रोसेस थ्रू विच द, ठीक है, lentic water bodies get nutrient enriched due to which the algal bloom occurs inside a lentic water body results in the destruction of water habitat। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आपका क्या होता है, जो स्थायी जल निकाय होते हैं उनके भीतर में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। पोषक तत्व कौन से, बड़े एग्जाम्स जो होते हैं नेट वगैरह वाले, उनमें ये भी पूछ लिया जाता है कौन से पोषक तत्व बढ़ते, नाइट्रेट और फॉस्फेट, जिसकी वजह से पोषक तत्व बढ़ने की वजह से आपका, ठीक है, उस जल निकाय में शैवाल प्रस्फुटन हो जाता है। शैवाल प्रस्फुटन मतलब एल्गी की कॉलोनी ग्रो करने लगती है, जिससे अंत में आपका जलीय पारितंत्र नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब ये मोटी चादर आ जाएगी, सनरेज इसे क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये खुद अपना सनरेज से फोटोसिंथेसिस करने लगेगी, नीचे नहीं जा पाएगी, तो धीरे धीरे ये वाटर इकोसिस्टम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जल के बाद क्या है, जल पारितंत्र विनाश। हाँ जी, एल्गल ब्लूम जो है वो आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोट को एज ए न्यूट्रिएंट यूज कर रहा है, इसलिए सुस्वपोषण। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट थिंग इज, वाटर के बारे में कुछ पॉइंट लिख लो। वाटर आपका जो जल है, जो जल है तो जल है तो कल है, ठीक है। नाइन्टी 97% हमारी अर्थ पे सलाइन वाटर है, ठीक है, 3% हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर है, ताजा पानी, ठीक है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो पीने योग्य जल होता है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, पीने योग्य जल, ये वाले पॉइंट उतार लेना, ये वाले, हालांकि ये सेम स्लाइड लग जाएगी आपके बगल से पीडीएफ में, ये वाला मैंने नोट्स में नहीं डाल रखा है, ठीक है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको हम पोटेबल वाटर बोलते, पेयजल बोलते, याद रखना। ड्रिंकिंग वाटर को ताजा पानी नहीं बोलते, ड्रिंकिंग वाटर को पेयजल बोला जाता है। वेरी गुड, 0.001% इज अवेलेबल, ये 3% भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 71 नहीं है बेटा, कितनी है, 71.07%। वो तो 71 राउंड फिगर लिखा जाता है,
सर ऐसी सिचुएशन अक्सर कहां पे दिखती है? जहां पे आपके स्थायी जल निकाय देखने को मिलते, जो बहते नहीं है, ठीक है। तो 97% लवणीय जल है, ठीक है, ओशंस के फॉर्म में। 3% आपका फ्रेश वाटर है। इसमें जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, दैट इज 0.001%, ठीक है। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर बोलते हैं, पेयजल बोलते हैं। अब आपका वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है? सार्वभौमिक विलायक है। विलायक मतलब ऐसी चीज जिसमें चीजें घोली जाती है। तो चीनी भी घोली है तुमने, दवाई भी घोली है तुमने, कैप्सूल भी घोला है इसमें, ठीक है, दारू भी घोली है, ठीक है। जो चीज पानी में नहीं घुले वो फिर दारू में घोली जाती है, ठीक है। तो दारू आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक विलायक बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वभौमिक विलायक है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी गुण, वाटर का जो पीएच होता है 7 होता है। वाटर का जो पीएच मान होता है 7 होता है, मतलब ये उदासीन मिश्रण है, उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है। ये कैसा तरल है? न्यूट्रल है। सेवन से कम उदासीन नहीं, 7 से ज्यादा उदासीन। पीने लायक 0.001%। हाँ बिल्कुल सही बात है साहिल चौधरी, सही बात है, ठीक है। वाटर जो है, ठीक है, वाटर जो है एक कलरलेस, एक रंगहीन, और एक आपका ओडरलेस, गंधहीन तरल है, ठीक है। तो वाटर का कलर क्या होता है? वाटर का कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन और गंधहीन लिक्विड है। 100 डीटीएस का पानी पीने चाहिए कि नहीं? पी सकते हो, बट स्टैंडर्ड जो है, देखो, नेचर नेचर ने आपके लिए, ठीक है, एक चीज बनाई, नारियल का पानी। और आपने सुना होगा अक्सर कर जितने भी डॉक्टर्स वगैरह है, ठीक है, वो आपका नारियल पानी बहुत सजेस्ट करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को तो सबसे ज्यादा सजेस्ट करते हैं। इवन अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में हो तो नारियल पानी खूब पियो, ठीक है। तो दैट मीन्स नारियल पानी में कुछ तो होगा, ठीक है। तो नारियल पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर तुम अपना टीडीएस मीटर लेके इस नारियल पानी में डालते हो तो इसका टीडीएस आता है 392। तो जब एक चीज बताओ, जब नेचर, प्रकृति ही खुद पानी का, नारियल पानी का टीडीएस 392 दे रही है, तो तुम्हारे लिए 100 वाला चलेगा? वो तो तुम पी ले रहे हो। ठीक है। तो कलरलेस रंगहीन गंधहीन आपका तरल है, ठीक है। तो गाना जो आप गाते हो आज, ब्लू है पानी 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 पानी, पानी कभी भी ब्लू नहीं होता। इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाय द ओशन, ठीक है। महासागरों की परावर्तन की वजह से आपका ब्लू दिखता है, अदरवाइज पानी का कलर हमेशा व्हाइट, ओ सॉरी, कलरलेस होता है। नेक्स्ट थिंग इज, पानी जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक, ठीक है, ये शुद्ध जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बट चूंकि हमारे पास अशुद्ध जल होता है, ठीक है, अशुद्ध जल का आपका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, 104 हो जाता है, ठीक है। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक है, ये शुद्ध जल का आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूंकि हमारा पानी थोड़ा सा मिनरलाइज होता है, ठीक है, मिनरलाइज वाटर को हम शुद्ध जल नहीं बोलते। जो आश्वित जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, जिसमें कोई मिनरल्स नहीं होता, वो शुद्ध जल होता है, ठीक है। तो उसका आपका होता है कितना? -4, ठीक है। अपना जो रहता है -4 रहता है, शुद्ध जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, ठीक है। और इसकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, एक विशेष घनत्व होता है। पानी थोड़ा सा भारी है आपका, विशेष घनत्व होता है, और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा। आपने देखा होगा अक्सर कार पानी के ऊपर तेल की बूंदे
तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि तेल की बूंदे की डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी कम होती है कंपैरिजन टू पानी। तो अगर वो कम है तो वो हल्की है, और हल्की है तो वो पानी के ऊपर तैरेगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ना, अब आ जाओ पॉल्यूशन पे, वाटर पॉल्यूशन पे वापस। ठीक है, तो कुछ डिजीजेस जो पॉल्यूटेड वाटर से रिलेटेड रहती है। इताई, इताई, ठीक है, मीना माता, ब्लैक फुट, ब्लू बेबी, फ्लोरोसिस। ठीक है, तो इताई, इताई ये बायोमैग्निफिकेशन है, जैव आवर्धन है ऑफ कैडमियम का। ठीक है, कैडमियम का जैव आवर्धन। ठीक है, मीना माता, ठीक है, ये आपका बायोमैग्निफिकेशन है किसका? मर्क्यूरी का, पारे का, पारा का जैव आवर्धन सब में जोड़ दिया। ब्लैकफुट ये बायोमैग्निफिकेशन है किसका? आर्सेनिक का, आर्सेनिक का जैव आवर्धन। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये बायोमैग्निफिकेशन है किसका? नाइट्रेट का, नाइट्रेट का जैव आवर्धन। ठीक है, फ्लोरोसिस ये बायोमैग्निफिकेशन है किसका? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का जैव आवर्धन। सर मीना माता क्या होता है? एस्बेस्टोसिस आए थे क्या? ठीक है, चलो, तो कैडमियम का सिंबल CD, मर्क्यूरी का सिंबल Hg, ठीक है, आर्सेनिक का सिंबल As, ठीक है, नाइट्रेट का सिंबल NO3 नेगेटिव, ठीक है, फ्लोरीन का सिंबल F। सब जैव आवर्धन मीन, ठीक है, पहले लिख तो लो, फिर समझा रहे, एक एक करके समझाएंगे। नेम जो है ब्लू बेबी, हाँ क्या हो गया बेटा साहिल चौधरी? एक बायो वाला भी ब्लू बेबी होता है। सबके बारे में समझा रहे। फ्लोरीन का सिंबल F, पांच में क्या लिखा है? फ्लोरीन का जैव आवर्धन। चलो, सबसे पहले जैव आवर्धन होता क्या है? सपोज करो ये पानी है, पानी पानी रे, खारा पानी रे। अब इस पानी में इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट मिला रही है ना, ये इंडस्ट्रियल
इफ्लुएंट है। ठीक है, उद्योगों का प्रदूषण, या फिर नेचुरली भी, नेचर में भी आपके पोल्यूटेंट प्रेजेंट रहते। ठीक है, नेचर की नेचुरल कोई एक्टिविटीज हुई, उससे वेस्ट आके मिल गया। ठीक है, तो इस वेस्ट को ये पानी में मिल गया है ना। ठीक है, जैसे कि ऐसे सपोज करो कि खेत लगा हुआ था मेरा, यहाँ खेत है नदी के पास में। ठीक है, खेत में तुमने कीटनाशक डाला होगा, कीटनाशक डाला होगा, बारिश हुई होगी, वो बह बह के बह बह के बह बह के पानी में आके मिल गया, है ना। अब देखो, अब इस पानी के अंदर क्या थे, प्लांट थे। प्लांट तो इन सारी चीजों को जो भी पानी के अंदर है न्यूट्रिएंट कंसीडर करता है, प्लांट लेने लगता है। ठीक है, इस प्लांट को खाती है कौन, मछली। ये मछली है ना, इसने ये प्लांट खा लिया। इस मछली को खा ली कौन, बड़ी मछली ने। ठीक है, और इस बड़ी मछली को खा लिया, कहां गया, हाँ, इस बड़ी मछलियों को खा लिया किसने, ये तटीय इलाके में जो इस नदी के आसपास में एक लल्लन भाई साहब रहते थे उसने। अब डेली यही चल रहा है, डेली क्या यही प्रोसेस हो रही है कि प्लांट के अंदर क्या इफ्लुएंट्स मिले जा रहे हैं, ये प्रदूषक मिले जा रहे हैं, छोटी मछलियां इसको खा रही है। अब छोटी मछली एक प्लांट तो खाएगी नहीं, बहुत सारे खाएगी, तो खूब सारे प्लांट खा ली इस मछली को। ठीक है, फिर इस बड़ी मछली ने खा लिया, तो ऐसी जाने कितनी छोटी मछलियों को इस बड़ी मछली ने खाया। फिर ये जो आदमी है ये दो मछली खा रहा है ऐसी बड़ी, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सपोज करो यहां पे आपका 0.5% था। ठीक है, क्या वो टॉक्सिक वेस्ट, वो HG हो सकता था, वो नाइट्रेट हो सकता था, वो कैडमियम हो सकता था, वो आपका DDT हो सकता था। फिर इस मछली में 5% पहुंच गया, फिर इस मछली से इस मछली में 50% आ गया, और फिर इस पे 500% आ गया। तो धीरे 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 रोज यही चल रहा है, रोज यही साइकिल चल रही है फूड की। तो किसी लिक्विड इकोसिस्टम से, किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम से फूड चेन में अगर कोई टॉक्सिन मटेरियल, अगर कोई जहरीला पदार्थ एंट्री कर रहा है, और धीरे 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 उसका क्या हो रहा है, आवर्धन हो रहा है, मतलब बढ़त होती जा रही है। ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं होगा शुरुआत में, एक दिन ये मजे लेके जाएगा, एक दिन क्या करेगा, ये मजे लेके जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं कि लिविंग सिस्टम में किसी जहरीले पदार्थों की बढ़त को जैव आवर्धन बोलते हैं। और किस किस चीज का जैव आवर्धन हो सकता है, इताई इताई रोग में किसका जैव आवर्धन हुआ, कैडमियम का, मरकरी मतलब मीना माता में पारे का, ब्लैक फुट में आर्सेनिक का, ब्लू बेबी में नाइट्रेट का, फ्लोरोसिस में फ्लोरीन का। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ बायोमैग्निफिकेशन क्या हुआ। ठीक है, अब ये है क्या डिजीज, सबसे पहले जापान में क्या हुआ था, कईयों सारी जो पानी के आसपास की कंपनी थी वो पानी में इफ्लुएंट मिला देती थी। ऐसे ही जो आपकी न्यूज़पेपर वगैरह है, न्यूज़पेपर की डाइज में, ठीक है, एक तो पारा यूज होता है, एक कैडमियम यूज होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, जो न्यूज़पेपर डाइज वगैरह वाली कंपनी थी, अपना इफ्लुएंट किस में बहाने लगी, नदियों में बहाने लगी। नदी किनारे बहुत सारे लोग रहते थे, तो बहुत सारे लोग वही पानी पी रहे थे और वही मछलियां वगैरह खा रहे थे। जापानीज है वैसे भी नदी का आइटम ज्यादा खाते हैं, औचा कहाँ। ठीक है, तो हुआ क्या इससे हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद इनके दर्द हुआ बॉडी में। कहाँ दर्द हुआ, दिल, जिगर, वृकक क्या है, वृकक मतलब किडनी, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। तो दिल, जिगर, वृकक क्या है, वृकक मतलब पीछे की साइड होता है, वो जस्ट लोकेशन मैंने बताई है, दो होती है। ठीक है, तो मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। तो यहां बहुत इंटेंस पेन फील हुआ। अब जे पहुंचे किनके पास, डॉक्टर के पास। अच्छा कहा डॉक्टर, अच्छा अच्छा इताई इताई इताई, तो एक जापानीज वर्ड था इताई। इताई का मतलब होता था दर्द। ठीक है, तो डॉक्टर ने पूछा कहाँ दर्द है, या इताई इताई इताई। उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम बोलते हैं
मुझे दुखता है रोग, इट हर्ट्स डिजीज। क्लियर है भाई? क्लियर है सभी को? सर ने स्मॉल एफ लिखा था, ए स्मॉल एफ लार्ज एफ, एफ है केवल, चाहे स्मॉल लिख ले। ये चीज डायरेक्ट कोई ले ले तो रोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है मीना माता। अगेन ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज थी जापान में, एक नदी थी जिसका नाम था क्या, मीना माता नदी। तो इस मीना माता नदी में पारा बहाने लगे। ठीक है, अब पारा तो वैसे ही डेंजरस होता है। ठीक है, वही पानी पी रहे थे, वही खाना उसी में से सी फूड कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो धीरे 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 एक दिन बॉडी क्या हुई, बॉडी का नर्वस सिस्टम इफेक्ट हुआ। ऐसे करते हुए तुम जाने लगे, उसी को बोला जाता है मीना माता रोग। ठीक है, अपने यहाँ ऐसे आदमी को देख लो तो सब कहते माता आ गई है। जापान की नदी है मीना माता। सर कीटनाशक दवा के लिमिटेशन कुछ दिनों के लिए क्या हो रही होती है ना, जब तक हमारे तक मछली आएगी तब तक खत्म हो जाना चाहिए। नहीं बेटा, ये जो वेस्ट है, ठीक है, जितने भी होते हैं केमिकल्स वगैरह, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल्स कैटेगरीज में आते हैं। मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट तो करेंगे ही करेंगे, इफेक्ट नहीं करेगा उसे। मतलब जिसका जिस चीज के लिए वो आया है वो वाला काम नहीं करेगा, बट नेचर में तो मैं प्रेजेंट हूं। क्लियर है? दूसरी है ब्लैक फुट डिजीज। अब आर्सेनिक का पॉल्यूशन हमारे यहाँ भारत में कहां देखा जाता है, सबसे ज्यादा बंगाल में। ठीक है, फिर आपका बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आपका क्या बोलते हैं, झारखंड हुआ। यहाँ के पानी में आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ के लोग पंप चला चला के पानी पी रहे थे। तो धीरे 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 इनके पैर जो है, पैर का अंगूठे से सबसे पहले ये रिपोर्ट हुआ होता है, वो बिल्कुल डामर की तरह काला पड़ने लगता है। डामर मतलब जो कोलतार आप देखते हो ना रोड पे बिछा हुआ, और फिर वो पूरा पैर काला पड़ पड़ के धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलता है, और अल्टीमेटली कभी कभार ये कैंसर भी ओरिजिनेट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज। अब किसी के पैर काले हो तो उसको मत बोल देना कि तुमको ब्लैक फुट है, ब्लैक फुट। अदा है, हमारे सर बताए थे जिनके पैर काले होते हैं ना, अबे तेरे को ज्यादा है, तू तो ऊपर से नीचे तक पूरा ही काला है बे। इसको ब्लैक बॉडी डिजीज बोलते, ब्लैक बॉडी। तो अपना ज्ञान मत देने लगना, दैट इज ब्लैक फुट। ब्लू बेबी सिंड्रोम, कईयों नदियों के पास, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह ज्यादा यूज हो रहे थे। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रेट रहता है, वही नाइट्रोट बह बह के नदियों में आया। ठीक है, वहां का पानी पीने लगे लोग। ठीक है, वहां का पानी पीने लगे तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, बच्चों में होने जो बच्चे पैदा हो रहे थे, ठीक है, इनमें हुआ ब्लू बेबी डिजीज। ठीक है, मतलब मम्मी को तो ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, बट बच्चे के अंदर ये नाइट्रेट आने लगा। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में बच्चा कईयों जगह से नीला नीला, हल्का हल्का, ये नहीं है कि बिल्कुल नीला दिखेगा आपको, हल्के हल्के ब्लूइश पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, एक जगह ऐसी भी है, ठीक है, जहां पे इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन थी कि बच्चा नीला ही आया। ठीक है, तो अपने हिंदू शास्त्र में तो बहुत सारे लोग खुशी बनाने लगे, आ गई है कृष्ण लला। ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी को बताया ना, थोड़े से सांवले से थे, नीले से थे, इमेजेस में भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर कृष्ण जी ऐसे रहे होंगे तो उनको भी ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ होगा। ठीक है, या फिर शिव जी से जोड़ देते, ठीक है, कि नीलकंठ है। तो ऐसी जगह पर जहां पे मतलब लैक ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है, वहां पे मेला वेला भी लगवा देते लोग। ठीक है, एक गांव में, बिहार के एक गांव में, एमपी के एक गांव में, झारखंड के एक गांव में, छत्तीसगढ़ के गांव में बच्चा पैदा हुआ नीला। वैज्ञानिक भी नहीं बता पाया कि क्या है इसका कारण। आइए चर्चा करते हैं, बच्चे के घर वाले से मिलते हैं, कैसा लग रहा है आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ नीला। ये तो कुदरत का चमत्कार है।
कृष्ण जी पैदा हुए। देखिए कृष्ण जी पैदा हुए और आसपास के गांव से भी इस बच्चे को देखने के लिए आ रहे लोग, ठीक है। तो आसपास के गांव से बच्चे को देखने आ रहे लोग और बस खत्म है, ठीक है। और थोड़े दिन में बच्चा चटक जाता है, ठीक है। वो बच्चा चटक गया, कैसा लग रहा है बच्चा चटक गया? ये तो बहुत पापी लोग हैं इस दुनिया में। हाँ बच्चा भी नहीं छोड़ा तो चटकेगा ही भाई, वो पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीजेज है, ठीक है। और फ्लोरोसिस में जहां पे होता है लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, मतलब एक एक दांत सोने जैसा चमकता है, ठीक है। तो ये था आपका पॉल्यूशन, क्लियर है? सर द्वापर में प्रदूषण नहीं था, हर युग में प्रदूषण है, ऐसा कभी नहीं हुआ द्वापर आपर छापर में प्रदूषण। चलो तो मिलते हैं कल, कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज प्लांट्स, ठीक है। 2 दिन लगेंगे प्लांट्स खत्म करने में। टिल देन, सर के बाल में जुए हैं, हाँ बहुत सारे हैं, चाहिए तुम्हें बाल में जुए हैं?